ये तो आप जानते ही हैं कि इस यूनिवर्स में हर वस्तु एटम से बनी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम एटम को तोड़कर पार्टिकल्स को अलग अलग रख दें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर कोई चीज कैसे लगेगी? ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होने वाली है। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 किलोग्राम का सॉलिड आयरन ब्लॉक है। हमारे पास ऐसी कोई मशीन हो जिससे हम इस आयरन ब्लॉक के एटम्स को तोड़ दें और उनके अंदर के पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अलग अलग रख दें, तो ये आयरन ब्लॉक कैसा दिखाई देगा? अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आयरन ब्लॉक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि वो ब्लॉक को 3 पार्ट्स में फिजिकली तोड़ देने पर दिखाई देता, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक एटम का साइज एटम के न्यूक्लियस के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी एटम का लगभग सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसलिए जब हम 2 किलोग्राम के आयरन ब्लॉक के पार्टिकल्स को अलग करेंगे तो हमें लगभग 0.935 ग्राम के प्रोटॉन्स, 1.08 किलोग्राम के न्यूट्रॉन्स और सिर्फ लगभग 5 ग्राम के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली अगर हम इन 3 डिफरेंट कैटेगरी के पार्टिकल्स को अलग करके रख दें तो ये देखने में कैसे लगेंगे। सबसे पहले, एक एटम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास की हर सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली चीज एटम से बनी होती है। एक एटम के अंदर मेनली 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और न्यूक्लियस या एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। इनका मास लगभग 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और ये भी न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं। इनका मास भी प्रोटॉन्स के करीब ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा, अराउंड 1.675 गुना 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमते रहते हैं। इनका मास बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.11 गुना 10⁻31 किलोग्राम। ये 3 पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं। पर क्या होगा अगर हम इन्हें एक एक करके अलग कर दें? सोचिए, अगर हम एक एडवांस्ड मशीन बना लें जो हर एटम को तोड़कर उसके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कर सके। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर आज की टेक्नोलॉजी से इस तरह का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी सोचना ही इंटरेस्टिंग है ना? अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रियलिटी में लाएं तो हमें पता चलेगा कि मैटर कितना इंट्रिकेट और डेलिकेटली बैलेंस्ड है। हर एटम के पार्टिकल्स के अलग होने से जो चीजें हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा। आज हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए ही एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि 2 किलोग्राम का एक आयरन ब्लॉक है। आयरन यानी लोहा हमारे आसपास बहुत कॉमन है, चाहे वो ब्रिज हो, कार का इंजन हो या एक सिंपल आयरन रॉड। इसकी यूटिलिटी को हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम 2 किलोग्राम आयरन को लेते हैं और उसके हर एटम को तोड़ देते हैं तो हमें ट्रिलियंस के लेवल पर पार्टिकल्स मिलते हैं, क्योंकि आयरन के आइसोटॉप्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जब हम इन एटम्स को तोड़ देंगे तो हर एटम का न्यूक्लियस, जिसमें 26 प्रोटॉन्स और अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग हो जाएगा। अब सोचो, इस 2 किलोग्राम आयरन का हर एटम जब तोड़ दिया जाए तो क्या दिखाई देगा? एक न्यूक्लियस का डायमीटर लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि पूरे एटम का डायमीटर अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब, अगर आप न्यूक्लियस को एक छोटे बीज की तरह समझो तो पूरा एटम उसके 1 लाख गुना तक बड़ा हो सकता है। पर जब हम इन न्यूक्लियस को अलग कर देते हैं तो ये पार्टिकल्स एक जगह पर इतने क्लोजली पैक्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करता है, जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं, उनका अरेंजमेंट भी अलग हो जाएगा। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं क्योंकि उनका नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एक डिफ्यूज क्लाउड के रूप में फैल जाएंगे।
शायद एक एनॉर्मस एरिया में। तो ओवरऑल अगर हम आयरन के एटम्स के पार्टिकल्स को कंप्लीटली सेपरेट कर दें तो वो एक कोहेरेंट सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पास एक तरह का पार्टिकल सूप बन जाएगा, जहां न्यूक्लियस एक तरफ हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ। पर इन पार्टिकल्स को नेचुरली एक साथ रहना पॉसिबल नहीं लगता, खासकर बिनाउन बाइंडिंग फोर्सेस के जो न्यूक्लियस में होती है। लेकिन अगर हम इन ट्रिलियंस प्रोटॉन्स को एक साथ जमाने की कोशिश करें तो समस्या ये आएगी कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन होता है जो इनको एक साथ रहने नहीं देगा। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज नेचुरली एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करता है। अगर हम किसी तरह इन प्रोटॉन्स को एक कॉम्पैक्ट मास में अरेंज कर सके तो वो एक एक्सट्रीमली डेंस छोटा सा बॉल होगा, शायद न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्ट्रक्चर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में जब हम प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी रिपल्शन के वजह से वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में सेटल नहीं होते। अगर हम 1 किलोग्राम प्रोटॉन्स को न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू सही तरीके से बाइंड कर सकें, जैसे कि स्टार्स के कोर में होता है, तो वो एक मिनी न्यूट्रॉन स्टार जैसा ऑब्जेक्ट बन सकता है। पर यहां एक ट्विस्ट है। प्रोटॉन्स के पास न्यूट्रॉन्स जैसा न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वे आपस में कोलाइड करके डिसरप्टिव फोर्सेस क्रिएट करते रहेंगे। न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल होने के कारण ऐसा लगता है कि वे आसानी से रिपल्सिव फोर्सेस के बिना एक साथ क्लम्प हो सकते हैं। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। फ्री न्यूट्रॉन्स जो किसी न्यूक्लियस में नहीं होते अनस्टेबल होते हैं। इनकी हाफ लाइफ अराउंड 10 मिनट से लेकर 15 मिनट होती है। मतलब अगर आप उन्हें न्यूक्लियस से अलग कर देते हो तो वे बीटा डीके के प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में बदल जाते हैं। फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली 1 किलोग्राम न्यूट्रॉन्स को एक स्टेबल फॉर्म में रख सकें तो ये एक बहुत ही डेंस और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार्स जो कोलैप्स्ड सुपरनोवा रेमनेंट होते हैं, उनकी डेंसिटी एक एटम के न्यूक्लियस से भी ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल प्रेशर में ही पॉसिबल है। नॉर्मल कंडीशंस में फ्री न्यूट्रॉन्स अपने आप एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये स्ट्रक्चर बन भी जाता है तो लगभग 6 से 7 घंटों में ये पूरी तरह डीके हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने नेचर के कारण कभी एक साथ नहीं जुड़ते। इनका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलने में लगा रहता है। अगर आप 5 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह एकत्र करने की कोशिश करो तो वे एक एक्सट्रीमली डिफ्यूज और स्प्रेड आउट क्लाउड बन जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी क्लाउड जिसमें ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हो, पर क्योंकि उनके पास कोई स्टेबलाइजिंग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, वे एक कोहेरेंट मास में नहीं बदल सकते। इनका बिहेवियर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करता है और इनकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर करना भी इम्पॉसिबल है। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटॉन्स को लें तो उनके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वे एक स्टेबल क्लस्टर बनाने में असमर्थ होते हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लें तो उनका नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। इन शॉर्ट, सिमिलर चार्जेस नेचुरली दूर रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों फर्मियान्स हैं और इन पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। यह प्रिंसिपल कहता है कि 2 आइडेंटिकल फर्मियान्स एक ही क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से इनका एक कोहेरेंट मास फॉर्म करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। जब मैसिव स्टार्स कोलैप्स करते हैं तो उनके कोर में इतनी ज्यादा डेंसिटी हो जाती है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं और फिर एक न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स दुनिया के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 1 टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का वेट अर्थ पर मिलियन टन्स के बराबर हो सकता है। यह हमें बताता है कि फ्री न्यूट्रॉन्स अलग से स्टेबल नहीं रहते, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में जैसे ग्रेविटेशनल कोलैप्स जैसी कंडीशन में वे एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल्स कभी सिर्फ पार्टिकल नहीं होते, बल्कि उनका एक वेव नेचर भी होता है।
इस वजह से इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना मुश्किल होता है। इस प्रिंसिपल को हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। कभी कभी पार्टिकल्स सीमिंगली बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये फेनोमेनन क्वांटम टनेलिंग के नाम से जाना जाता है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर एटम का साइज न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना तक बड़ा हो सकता है, तो कोई भी चीज हमें सॉलिड क्यों दिखाई देती है? जैसे हम फर्नीचर को छूते हैं तो वो सॉलिड क्यों लगता है, जबकि एटम्स तो खाली होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स की तरह रहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से बंधे होते हैं। जब दो परमाणु पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण एक दूसरे को धक्का देते हैं। यही धक्का सॉलिडनेस का भ्रम पैदा करता है। हमें चीजें ठोस लगती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बहुत तेज होता है। जैसे जब आप टेबल को छूते हैं तो आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन और टेबल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बल इतना शक्तिशाली होता है कि ऐसा लगता है जैसे हमने टेबल को टच किया है, हालांकि वास्तव में कोई पार्टिकल्स टच नहीं करते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, इसलिए अलग मैटर्स के परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लाउड्स में नहीं घुस सकते। इसलिए मैक्रोस्कोपिक स्केल पर लाखों करोड़ों परमाणुओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस मिलकर ठोस संरचनाएं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बंद पंखे में आप ब्लेड के बीच खाली जगह देख सकते हैं, जैसे परमाणु का खाली हिस्सा। चलते पंखे में ब्लेड ठोस दिखते हैं क्योंकि वे हवा से इतनी तेजी से इंटरैक्ट करते हैं कि खाली जगह नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के करीब घूमते हैं, जिससे एक फोर्स फील्ड बनती है जो हमें सॉलिडनेस के रूप में नजर आती है। इसलिए ये बात कहना सही है कि पदार्थ ठोस इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और क्वांटम इफेक्ट्स मिलकर एक अदृश्य दीवार बना देते हैं। परमाणु का सो कॉल्ड खाली हिस्सा हमारे रोजमर्रा के अनुभव के लिए मायने नहीं रखता। यहां सिर्फ फोर्सेस मैटर करते हैं। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि मैटर कितना इंट्रिकेटली डिजाइन्ड है। हमारे आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं, उनमें एक परफेक्ट बैलेंस होता है। यूनिवर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स इन्हीं माइक्रो लेवल इंटरैक्शंस का नतीजा है। अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स एक साथ स्टेबल न हो तो शायद मैटर का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता।